सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज हमारी 22nd क्लास है और ये रेशियो प्रोपोर्शन के पे कॉन्सेप्ट वाइज लास्ट क्लास है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपका सपोर्ट बना रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स ना छूटे। अब सिंस कई सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है तो टाइम क्रंच होने के चलते आज कोई मैं स्टोरी तो लेके नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपके साथ बहुत सारे सवाल डिस्कस करूंगा ताकि ये टॉपिक आपको कभी परेशान ना करें। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है प्रोपोर्शन। व्हाट इज ए प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इट इज द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। दो रेशियो की इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि सपोज 6:18, वी नो दैट इट इज इक्वल टू 1:3। तो अगर मैं ये जानता हूं और ये भी जानता हूं कि 8:24 इक्वल टू 1:3, तो मैं यहां पे देख के ये कह सकता हूं आराम से दैट इज 6:18 इज इक्वल टू 8:24। बट मेरा इक्वल टू लिखने का साइन नहीं मन नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ 6:18 इज टू 8:24 और मैं बोलूँगा दिस 6, 18, 8 एंड 24 दे आर इन प्रोपोर्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके और इसके बीच का जो भी रेशियो होगा वही रेशियो इसके और इसके बीच का होगा, जो कि जैसे कि यहाँ पे 1:3 और यहाँ पे 1:3। ठीक है, सिंपल है। अब डेफिनेशन की बात करें अगर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि चार नंबर्स, देयर आर 4 गिवन नंबर्स A, B, C एंड D। ये नंबर्स दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। हम कहेंगे कि A, B, C और D प्रोपोर्शन में हैं इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू, इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लास्ट टू, दैट इज A is to B is equal to C is to D। अगर ऐसा होगा तो मैं बोलूँगा दे आर इन प्रोपोर्शन। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ प्रोपोर्शन की लैंग्वेज में, इक्वल टू की जगह मैं ये 4 डॉट्स लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे A और जो D है दे आर नोन एज द एक्सट्रीम टर्म्स और जो B एंड C है दे आर नोन एज द मिडिल टर्म्स। ठीक है, बी और सी मिडिल टर्म्स हैं या फिर मीन, और ए और डी क्या हैं? एक्सट्रीम टर्म्स हैं। यहां पे एक प्रॉपर्टी है, वो आपको समझने की जरूरत है। वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ द नंबर्स ए, बी, सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, देन product of extreme terms is equal to product of mean terms या फिर middle terms। ठीक है, ये बेसिकली ये कह रहा है कि ये रेशियो अगर प्रोपोर्शन में है तो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम टर्म्स क्या क्या हैं? ए और डी। एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन टर्म्स का प्रोडक्ट बी एंड सी। सिंपल सा कह रहा है, और ये तो वैसे भी होगा, आप जानते ही हैं। इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। सिंपल। ठीक है, तो इसका देखो सीधा सा ये मतलब हो गया। लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं 4:5 इज टू लेट्स से 8:10। तो मैं उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कह सकता हूँ 4 × 10 इज इक्वल टू 40 एंड 5 × 8 इज इक्वल टू अगेन 40। ये हमेशा बराबर होगा। सिंपल। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ इफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, तो वो नंबर्स दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन।
सेम चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होल्ड करनी थी, नहीं करेगी तो हम बोलेंगे भैया ये भैया नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। यहाँ पे एक टर्म आता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसका सीधा सा मतलब है, सपोज आपके पास 3 नंबर हैं A, B, C, तो हम ये बोलेंगे कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है अगर इफ दे आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इफ A, B, B एंड C आर इन प्रोपोर्शन। ये नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है अगर ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि A इज टू B इज इक्वल टू B इज टू C, सिंपल, ठीक है, यही कह रहा है ये। इसका सीधा सा मतलब है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में B स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू AC प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, सिंपल। अब मीन प्रोपोर्शन यहां पे एक टर्म निकल के आता है, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर A, B एंड C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो फिर B जो है वो मीन प्रोपोर्शन है A और C के बीच का। अगर A, B, C जो है वो एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो फिर B इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड C। तो मैंने यहाँ से देख रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो मैं सीधे लिख सकता हूँ A इज टू B इक्वल टू B इज टू C। तो देयरफॉर यहाँ से मेरे को निकल के आया था B स्क्वायर इक्वल टू AC, देयरफॉर B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC। यही था मेरा मीन प्रोपोर्शन। तो ऐसे में मैं B की वैल्यू निकालना चाहूँ आराम से निकाल सकता हूँ। एक और टर्म आता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या कहता है? थर्ड प्रोपोर्शन कहता है कि ए बी सी अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। ये तो आप भी जानते हैं। इसका मतलब होता है इट मीन्स सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो फिर ये जो नंबर है ये है थर्ड प्रोपोर्शन और इसकी वैल्यू पूछेगा, पहले दो नंबर दिए हुए हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगा के आराम से कर सकते हो। और अगर भूल जाओ तो कुछ मत करना, सीधे करना ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी और सीधे निकाल देना। फॉर्मूला याद नहीं है तब भी चलेगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, लेकिन बस इतना मतलब ये याद रखना कि अगर इस तरह से दिया हुआ है तो a बाई बी विल बी इक्वल टू बी बाई सी। ये ध्यान रखोगे सब कुछ निकल जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शन भी आता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये कहता है कि इफ ए बी सी, इफ ए बी सी एंड डी, अगर ए बी सी और डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो फिर सीधा सा मतलब ये है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इसका सीधा सा मतलब है डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। सिंपल है। अगेन प्रोपोर्शन में दिया है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, इस पे बेसिस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया, बोल दिया 3, 5, 8 एंड x आर इन प्रोपोर्शन, या फिर इफ 3, 5, 8 आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल आप यहाँ पे x मान लेंगे और फिर x की वैल्यू सीधे बोलेंगे इट इज़ b इंटू सी, दैट इज 5 इंटू 8 अपॉन 3, बस निकल जाएगा। ठीक है। अब प्रोपोर्शन का यूज कहाँ होता है? जैसे कि एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, आसान सवाल है, एक बार इसे पढ़िएगा, देखिए, ठीक है। एक स्कूल की लाइब्रेरी है, उसमें मैथमेटिक्स, ठीक है, बुक टू साइंस बुक, मैथमेटिक्स बुक टू साइंस बुक इज द सेम एज द रेशियो ऑफ साइंस बुक टू हिंदी बुक्स। देखिए, मैथमेटिक्स बुक टू साइंस बुक इज द सेम, इसका जो रेशियो है इट इज द सेम एज ऑफ
साइंस बुक इज टू हिंदी बुक, यही तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट। द रेशियो ऑफ मैथमेटिक्स बुक टू द साइंस बुक इज द सेम एज द रेशियो ऑफ साइंस बुक टू द हिंदी बुक। इफ 450 बुक्स आर द साइंस बुक्स एंड 300 बुक्स आर द हिंदी बुक्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक ऑफ मैथमेटिक्स। तो सिंपल है, यहाँ पे मैं x मान लूँगा। साइंस बुक कितनी है 450, ये लिख दूंगा 450 इज टू हिंदी की कितनी थी 300, और मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लूँगा। इट बिकम्स ऐसे x इज इक्वल टू 450 स्क्वायर इंटू 450 अपॉन 300। ये कहाँ से आया, ये तो देखो मैंने अभी बताया था, इफ़ a इज टू b इक्वल टू b इज टू c, इट मीन्स a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। तो अगर मेरे को a निकालना है जहाँ पे, जो कि यहाँ पे x है, इट मीन्स a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी। सिंपल है, इसी फॉर्मूले का बार बार यूज हो रहा है, अलग अलग फॉर्म में यूज हो रहा है। तो मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये 15 बार जाएगा। 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, 60 75, 675 इसका उत्तर होगा। बहुत आसान सवाल था, कोई परेशानी वाला सवाल नहीं था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जैसे कि दिया हुआ है, सपोज a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू के। अगर ऐसा कोई टर्म दिया हुआ है तो फिर हम ये आराम से बोल सकते हैं a प्लस 2c माइनस 3e अपॉन b प्लस 2d माइनस 3e, और इसकी वैल्यू भी k के बराबर होगी। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ 3, ये f हो गया, सॉरी ये नीचे वाला। मैं आपसे बेसिकली ये कहना चाहता हूँ, इसके थ्रू एक एग्जांपल लेके ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये दिया हुआ है, अगर इस तरह से रेशियो दिया हुआ है और ये रेशियो में दिए हुए हैं, इन नंबर्स के साथ कोई भी नंबर मैं मल्टीप्लाई करूँ और सिमिलर ऑपरेशन मैं के एडिशन में करूं, तो मेरा जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ भी प्लस करूँगा, ऊपर अगर 2 का मल्टीपल है सी में तो डी में भी 2 का मल्टीपल है, और यहाँ माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ भी माइनस करूँगा, ऊपर अगर 3 का मल्टीपल है तो नीचे भी 3 का मल्टीपल है। यानी कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यू कैन से, लेट्स से, इसका मतलब है n1a अपॉन n2b प्लस प्लस माइनस माइनस। जब प्लस लूँगा तो यहाँ पे भी प्लस लूँगा, यहाँ माइनस लूँगा तो यहाँ भी माइनस लूँगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये n1 होगा, सॉरी ये n2 नहीं होगा, ये n1 ही होगा। जो a से मल्टीप्लाई किया वही b से मल्टीप्लाई किया। c में मैंने n2 कोई नंबर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी d में भी n2 ही मल्टीप्लाई करूँगा, n2d, ठीक। और यहाँ पे अगर मैंने प्लस किया तो यहाँ भी प्लस करूँगा, यहाँ माइनस किया तो यहाँ भी माइनस करूँगा, प्लस n3e, यहाँ पे अगर n3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मैं n3 ही मल्टीप्लाई करूँगा, n3f, और इसकी वैल्यू अल्टीमेटली k के बराबर ही होगी, जो कि ये रेशियो होगा। सिंपल है, एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। सपोज हमारे पास दिया हुआ है 2/3 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू लेट्स से 8/12, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और मेरे को मान लेते इसकी वैल्यू k है और मेरे को k की वैल्यू दिख रही है साफ साफ 2/3 ही है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि इसमें सपोज कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर वाले में 5 इंटू 2 10 अपॉन 5 इंटू 3 15, 5 से मल्टीप्लाई किए। सेकेंड वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 2 4 जा 8 माइनस 2 6 जा 12, और एक हम ऐड कर देते हैं। मान लो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 प्लस 5 12 जा 60। इसको निकाल के देखते हैं, मेरे ने अभी निकाला नहीं है लेकिन मैं उसके बेसिस पे ये कहना चाहता हूँ कि ये 2/3 आना चाहिए। अब देखते हैं क्या ये बराबर आएगा। 10 माइनस 8 दैट इज 2 प्लस 40 दैट इज 42 अपॉन 15 माइनस 3 15 माइनस 12 दैट इज 3
प्लस 60 दैट इज 62 63, और इसको मैं करूँगा काटूंगा तो 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, और इसको काटूंगा तो 2 3। तो अगेन मेरे को दिख रहा है 2/3 आया। तो जैसा भी ऑपरेशन किया घुमा फिरा के उसके बराबर ही आया, तो मैं सीधा बोलूँगा कि भैया ऐसा ऐसा होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब सपोज कीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स से a अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी, ये दिया हुआ है। तो मेरे से बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पिछली प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इन सबको ऐड कर दूं। एक तरीका ये है कि मैं बोलूँगा सबको मैं ऊपर वाले को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू सबको ऊपर वाले को ऐड कर दिया और सबको नीचे वाले को ऐड कर दिया, तो वही आनी चाहिए। तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन नीचे आएगा b प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और इसको काटूंगा तो ये आएगा हाफ। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी टोटल जो वैल्यू आएगी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू के विच इज इक्वल टू हाफ। एक तरीका तो मैं ये बोल सकता हूँ। मान लो फिर भी कन्फ्यूजन है तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसको अभी मैंने माना नहीं था, मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि के इक्वल टू के मान लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ a इक्वल टू के इंटू बी प्लस सी, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ b इक्वल टू के इंटू ए प्लस सी, यहाँ से बोल सकता हूँ k इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं सबको ऐड कर देता हूँ, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू के, और ये दो बार वो हो रहा है, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो अगेन यहाँ से आप निकालेंगे तो k की वैल्यू हाफ आएगी। तो घुमा फिरा के यही चीज़ें हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे जल्दी हो जाएगा, नहीं यूज करेंगे हो जाएगा, गलत नहीं होगा। अब इसके बाद एक अगला टर्म आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सुनते होंगे आप, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो का मतलब ये हुआ कि सपोज मेरे पास कोई रेशियो है a बाई बी, मैं इसमें 1 माइनस ये +1 कर दूंगा तो ये कंपोनेंडो बन जाएगा। मतलब अगर मेरे पास a बाई बी इक्वल टू 5/4 अगर दिया है, सपोज करते हैं दिया है, तो इसका कंपोनेंडो मेरे को बताना है, तो मैं बोलूँगा a बाई बी प्लस 1 दैट इज़ 5/4 प्लस 1 इट बिकम्स 9/4, दिस इज कंपोनेंडो। बस यही सिंपल फार्मूला है। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ कि a बाई बी का कंपोनेंडो क्या होगा, तो ये भी मैं बोल सकता हूँ a बाई बी अपॉन बी, सिंपल। दिस वॉज द कंपोनेंडो। अगर डिविडेंडो की बात करूँगा तो a अपॉन बी में मैं -1 कर दूंगा, यानी कि अगर a बाई बी इक्वल टू 5/4 दिया था और मेरे को डिविडेंडो बताना है, तो मैं a अपॉन बी -1 इज इक्वल टू 5/4 -1 इक्वल टू दैट बिकम्स 1/4। तो या फिर मैं डिविडेंडो निकालने के लिए मैं सीधे बोल सकता हूँ a माइनस बी बाई बी, यानी कि अगर इसका मेरे को सीधे डिविडेंडो निकालना था तो मैं बोल सकता था 5 - 4/4 दैट इज़ 1/4, सीधे निकाल सकता था। और यहाँ पे कंपोनेंडो निकालना था तो 5 + 4/4 सीधे निकाल सकता था, दैट बिकम्स 9/4। जैसे अच्छा लगे कर लेना। और एक साथ अगर हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो को, दैट इज़ फॉर एग्जांपल अगर a बाई बी दिया हुआ है 5/4 और मेरे को बोलना है इस पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों एक साथ अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, देन इट बिकम्स इधर वाला हो जाएगा 5 + 4 अपॉन 5 - 4, देन इट बिकम्स इक्वल टू 9। सिंपल है, दोनों कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगला सवाल, एक एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। बहुत आराम इजी सवाल है। 5 बॉल है अपने पास, इसकी कॉस्ट है 8 रुपये। ठीक, तो मेरे से बोला है भैया 15 बॉल के कॉस्ट क्या होगी।
तो देखो एक चीज़ समझना, अगर नंबर ऑफ बॉल्स हम इंक्रीज करते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो प्राइस भी उसी रेशियो में ही इंक्रीज हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 5 बॉल्स का जो प्राइस होगा, जो ₹8 था, वो रेशियो में होगा 15 बॉल्स के प्राइस के, जो मुझे नहीं पता। ये बोल सकता हूं मैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। 5 बॉल का प्राइस ₹8 था, तो 15 बॉल का प्राइस उसी रेशियो में सिंस वेरी कर रहा है, तो उसको मैं x मान लूंगा और ये बोलूंगा इनके प्राइसेस प्रपोर्शन में होंगे। तो यहां से मैं सीधे लिख सकता हूं, मुझे पता है इनका मल्टीपल इज इक्वल टू इसका मल्टीपल, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो 15 × 8/5 सीधे निकल के आ जाएगा 24 रुपीज़। कैसे निकाला? आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लगा दिया। नहीं समझ में आए तो सीधे लिखो 5/15 इक्वल टू 8/x। अब निकाल लो, जैसे अच्छा लगे कर लो। अल्टरनेट वे है, लेकिन भाई हम इसको प्रोपोर्शन के टर्म्स में नहीं देखना चाहते, तो मेरे को पता है 5 बॉल्स हैं इक्वल टू ₹8 दिया हुआ है। एक बॉल की कीमत ₹8/5, तो फिर 15 बॉल की कीमत ₹8/5 × 15, तब निकाल लूँगा 24, तब भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। एक और तरीका है लेकिन इसको करने का, इसको कहते हैं रूल ऑफ फ्रैक्शन। लास्ट में हम इस पर कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये रूल ऑफ फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तो बहुत ही ईजी है। मतलब आप समझ लो कि अगर आपने रूल ऑफ फ्रैक्शन समझ लिया तो आपको जो ये होता है ना, जो खेतों में काम करते हैं, लाइक आपको मैं बता रहा हूँ, जो टाइम एंड वर्क वाला, जो खेत में काम करने वाला आपको दिखाता है टाइम एंड वर्क, और जो काम कर रहे हैं फील्ड में वर्क कर रहे हैं, या 5 आदमी मिलकर इतना काम कर रहे हैं, 3 औरतें मिलकर इतना काम कर, काइंड ऑफ जो इस टाइप के सवाल होते हैं वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। दिस इज द कॉल्ड, ये तीसरा तरीका है, दैट इज द रूल ऑफ फ्रैक्शन। रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है? पहली चीज, जब भी मुझे ऐसा कोई कंडीशन दी हुई है तो मुझे 2-3 चीजें समझने वाली हैं। पहली चीज, मुझसे पूछी गई है कीमत रुपीज, किसके लिए पूछी गई? ₹8 के लिए। तो मेरे को कीमत पूछी गई रुपीज, तो मैं रुपीज वाला टर्म हमेशा ऊपर लिखूंगा, जो पूछोगे वो तो ऊपर ही रहेगा, ₹8। बात समझना, मेरे से रुपए में दाम पूछा है आपने मेरे से आपने दाम पूछा है रुपए में, तो मैं ऊपर लिखूंगा ₹8। अब उसके बाद बाकी 5 और 15 कुछ इस तरीके से रीअरेंज होंगे, 5 और 15 कुछ इस तरीके से रीअरेंज होंगे, जो 8 के साथ इस तरीके का कुछ खिलवाड़ करेंगे कि इसकी वैल्यू में कुछ चेंज आ जाएगा। अब इसके तरीके किस किस तरह से हो सकते हैं? एक तरीका यह था कि मैं इसमें कर सकता था इनटू 5 बॉल्स इनटू 15 बॉल्स, लेकिन फिर मेरा आंसर रुपीज में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा ये आ रहा है 5 बॉल इंटू 15 बॉल, ये आ रहा है 75 बॉल स्क्वायर। तो यूनिट वाइज मेरा आंसर गलत है। मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि बॉल आपस में यूनिट में बॉल को काट दे, क्योंकि कोई भी चीज आप लिखते हैं ना, जैसे केजी ऊपर लिखते हैं और नीचे भी केजी लिखते हैं, तो ये केजी इस केजी को काटता है। हम नंबर दिखाते हैं लेकिन ये इसको काटता है। तो मैं तो चाहता था कि ये आपस में काटे नंबर ऑफ बॉल्स। तो अब काटेगा कब? जब 5 और 15 ऊपर नीचे होगा, या तो 15 ऊपर होगा 5 नीचे होगा, या तो 5 ऊपर होगा 15 नीचे होगा। तो मैं 8 के साथ या तो 5/15 मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 5 बॉल अपॉन 15 बॉल, या फिर मैं 15 बॉल अपॉन 5 बॉल मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो बॉल बॉल तो कट रहा है, एक खेल तो अपना बन रहा है कि बॉल बॉल कट रहा है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो नंबर में आ जाएगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज, मुझे एक चीज और देखनी है कि मेरे को इतना दिमाग से, कॉमन सेंस से मुझे इतना पता है कि 5 बॉल की कीमत ₹8 है, तो 15 बॉल की कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये मुझे पता है, क्योंकि वो डायरेक्टली वैरी कर रहा है। कॉमन सेंस से कह सकता हूं।
तो मैं जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, जिस भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा, उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में एक रूल मैंने आपको बताया था कि वो ग्रेटर देन 1 होगा तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो 8 में मैं कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, इन दोनों में मुझे चूज करना होगा, तो मैं क्या चूज करूंगा? 15/5, तभी इसकी वैल्यू बढ़ सकती है, क्योंकि 5/15 करूंगा तो घट जाएगी वैल्यू 8 की, तो मैं वो लूंगा नहीं। तो ये करूंगा तो अगेन 24 आएगा। इसको हम और समझेंगे, कई सारे एग्जाम्पल से समझेंगे, और आप जिस टाइम पे ये रूल ऑफ फ्रैक्शन समझ जाएंगे, आपका आधा काम वहीं खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले एक चीज आप और जान लीजिए। एक चीज होती है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का सीधा सा मतलब होता है, एक दो टर्म्स आते हैं, आप पढ़ते होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ की वैल्यू भी बढ़ रही होगी। तो हम कहते हैं दो चीज़ें ऐसी हैं, तो जब भी इसमें परसेंटेज चेंज हो रहा होगा पॉजिटिव में, तो इधर में भी उतना ही परसेंटेज चेंज हो रहा होगा। तो जैसे कि अगर A/B अगर दिया हुआ है, लेट्स से 6:12, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि लाइक लेट्स से कि यहाँ पे अगर ये है 12, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। ठीक है, मतलब सीधा सा मतलब ये है कि अगर A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, देन तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं और हम लिख सकते हैं A = KB। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। ये इसका सीधा सा मतलब होता है, दिस इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे एक हाइट ऑफ अ पर्सन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एज। सपोज हाइट ऑफ अ पर्सन दी हुई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एज, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा और जो भी मेरी इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी इस तरह से। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बताऊंगा आपको इसका यूज़। अब इसके बाद आता है लाइक लेट्स से कि अगर ये चीज़ दी हुई, अगर हाइट अब यहाँ पे दिया होता, कभी मान लीजिए कि लेट्स से कि हाइट 5 फीट थी जब उसकी उम्र 4 ईयर्स थी, 4 साल में 5 फीट का हो गया, कोई बात नहीं, हो गया। तो बोलेंगे 6 फीट होगा तो इस कितनी एज होगी। तो अगर मेरे को अगर दिया हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं वैल्यू पुट करूँगा, के की वैल्यू निकालूंगा, फिर यहाँ पे पुट करूँगा, एज निकाल लूँगा, आंसर आ जाएगा। ये वाला चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है कैलकुलेशन। चलो कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे आपने किया नहीं। 5 फुट = K √of एज, दैट इज़ 4, दैट इज़ 2K, K = 2.5। ठीक, अब उसके बाद बोलना है 6 फुट = K √of एज। अब √of एज है तो K की वैल्यू 2.5 है, तो 6 = 2.5 √of एज, तो एज कितनी हो जाएगी? इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा, 36 अपॉन 2.5 स्क्वायर = एज। जो भी वैल्यू आएगी आप बोल दो कि ये उनकी उम्र होगी। ठीक है, कुछ मंथ्स में आएगी, कुछ डेज में आएगी, कुछ ईयर में आएगी। ठीक है, कुछ ईयर, मंथ, डेज। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी समझ लीजिए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? सपोज A और B दिया हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 30, और मैं बोल रहा हूँ कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसमें K टाइम्स चेंज होगा, अगर इसमें K टाइम्स चेंज होगा, ठीक है, तो इसमें चेंज होगा 1/K टाइम्स। ठीक, इसका मतलब अगर ये 10 से 30 होगा, 3 गुना हुआ, तो ये 3 गुना घट जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और अगर ये डायरेक्टली होता, कंपैरिजन के लिए आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, डायरेक्टली, तो A और B दिया होता और ये होता 10, ये होता 30, तो डायरेक्टली होता, तो अगर ये K टाइम्स इंक्रीज हुआ तो इसमें भी K टाइम्स का इंक्रीज होता, यानी कि अगर ये 30 होता तो ये 90 होता। लेकिन अभी चूंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसकी वैल्यू 10 होगी।
तो ऐसे में मैं कहता हूं कि A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो मैं A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये इस तरह से लिखता हूं और फिर बोल देता हूं A इक्वल टू K अपॉन B, या फिर मैं बोल देता हूं A B का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब जैसे वैल्यू ऑफ डायमंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट, मतलब वैल्यू जो है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट। ठीक, अगर वैल्यू 20,000 रुपये है, जब वेट का डायमंड का वेट 10 ग्राम है, तो वैल्यू क्या होगी जब इसका वेट 30 ग्राम होगा। तो ये चीज़ हो गई, तो मैं बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू K अपॉन डब्लू, तो V इंटू डब्लू इक्वल टू K। ठीक है, तो वैल्यू और वेट का मल्टीपल हमेशा सेम होगा, यहां से मुझे ये दिख रहा है। इसको देख के मैं सीधे बोल सकता हूं V1W1 इज इक्वल टू V2W2। यही तो कह रहा है ये चीज, ये कांस्टेंट होगा, इनका मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब यहां पे मुझे वैल्यू पता है आपकी 20,000, वेट पता है 10 ग्राम, और यहां पे पता है वेट है 30 ग्राम, और मुझे V2 बतानी है। तो V2 इज इक्वल टू, आप सीधे बोलेंगे 20 2 लाख अपॉन 3। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है ज्वाइंट वेरिएशन, ज्वाइंटली वेरी। ये क्या कहता है ज्वाइंट वेरिएशन? ये कहता है जैसे सपोज दिया हुआ है A वेरी एज पर B, A वेरी एज पर C, A वेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, इस तरह से कुछ दिया हुआ है, और लेट्स से A इज वेरी प्रोपोर्शनल टू 1/E², ऐसा कुछ टर्म दिया हुआ है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एक साथ अगर लिखना चाहता हूँ कि ज्वाइंटली ये कैसे वेरी कर रहा है इनके साथ, तो A इक्वल टू K, ऊपर वाला टर्म ऊपर लिख देना, B C अपॉन DE², बस एक K लगा के ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ, फिर जो भी इक्वेशंस बनेंगे मैं उसको वो कर लूँगा, मतलब आंसर्स लिख दूंगा। अब आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस। अगर 15 आदमी एक खेत को 18 दिन में काट सकते हैं, 15 men कैन रीप अ फील्ड इन 28 days, इन हाउ मेनी डेज 5 men विल रीप इट? ये क्वेश्चन है। ठीक, अब रेशियो वाइज अगर मैं देखूं, प्रोपोर्शन वाइज, तो मेरे को इतना पता है कि 15 आदमी अगर 28 दिन में काट रहे हैं, तो 5 आदमी इसको कितने दिन में काट होंगे? ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा दिन ले रहे होंगे, कम तो नहीं लेंगे ना भाई। आदमी कम हो गए, तुम कॉमन सेंस लगाओ, आदमी कम हो गए, जितना मैं आदमी बढ़ाऊंगा दिन कम हो जाएगा, सेम काम है, और जितने आदमी मैं घटाऊंगा दिन बढ़ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि men इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूं कि men को मैं m मान लिया, m इंटू डी, डेज मान लिया, इक्वल टू K बोल सकता हूं। यहां पे K करके वो कर लिया, अभी जस्ट बताया था आपको। इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूं M1D1 इक्वल टू M2D2। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका सीधा सा मतलब है मेन कितने हैं? 15, 28 दिन इज इक्वल टू, दूसरी बार आदमी कितने थे? 5 दिन, कितने? D2, तो D2 निकल के आएगा 28 गुणे 3, तो 25 गुणे 3 75, और 9 84, ये 84 निकल के आ जाएगा। ये एक तरीका था। एक दूसरा तरीका, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड मुझे ये कह रहा था, समझिएगा, मेरे को चाहिए था आंसर दिन में, तो मैं सबसे पहले हमेशा 28 ऊपर लिख दूंगा, क्योंकि आई वॉन्ट द आंसर इन 28 डेज। आई वॉन्ट द आंसर इन नंबर ऑफ डेज, मैं डेज के, तो यहां पे मैं यूनिट को साथ में लेके चल रहा हूं। अब मेरे को इतना पता है कि 15 आदमी और 5 आदमी ये बचे हैं,
तो इनको ऊपर नीचे करूंगा तो मेन काट देंगे एक दूसरे को, तो 15 और 5 बचेगा, एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी बचेगी जो एक रेशियो होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 28 में मैं कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं जो या तो इस 28 को बढ़ा दे, नंबर ऑफ डेज को बढ़ा दे, या तो इस डेज ऑफ नंबर को घटा दे। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि 15 मेन है, दिन 28 है, तो 5 मेन हैं तो दिन बढ़ेंगे, तो यानी कि वो रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। दैट वी वांट अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा। तो न्यूमरेटर क्या है, 15/5, काटूंगा अगेन ये 84 आएगा। एक लाइन में इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, ये चीज़ हम इतनी बार यूज करेंगे ना, आपको समझ जाओगे पूरी तरह से। ठीक है तो ये चीज़ था। अब इसको देखो यार, प्रोपोर्शन वाइज भी कर सकते थे, 4th प्रोपोर्शन लेके, क्योंकि मेरे को पता है मेन और डेज। तीसरा तरीका ये था, अगर मैं इसको प्रोपोर्शन के टर्म्स में देख रहा हूँ, आपने बोलोगे सर प्रोपोर्शन के टर्म्स में नहीं बताया, तो एक सीधा सा मतलब ये था यार कि 15 मेन इस काम को कर रहे थे 28 दिन में। ठीक है, और चूंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये 1/28 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी है कि इनका रेशियो इन्वर्स रेशियो में होगा, इंटू एक्स। नहीं, ये 5 मैन दिया ही हुआ है, तो 5 मैन ज़्यादा दिन में करेंगे, इज टू 1/x, देयरफॉर इट बिकम्स 15/5 इज इक्वल टू x/28। तो ये निकल के आ जाएगा, अगेन यहाँ पे आ जाएगा 84। ये क्यों लिया, ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि दिन एक चीज़ क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली घट रही है। आदमी बढ़ेंगे तो दिन घट जाएंगे, दिन बढ़े और आदमी घटेंगे तो दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर एक किताब की कॉस्ट है 70 रुपये, 15 बुक्स, कॉस्ट ₹70। ठीक है, तो देखो एक सीधी सी बात है, बुक की कॉस्ट मैं मान लेता हूं, और नंबर ऑफ बुक्स, लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी या फिर बुक। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है नंबर ऑफ बुक्स की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट होगी। ठीक है, सीधा सा है। इट मीन्स B1 बुक इज इक्वल टू K इंटू कॉस्ट। यही तो कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जितनी नंबर ऑफ बुक्स है उतना उसका प्राइस है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बुक बढ़ेंगी कॉस्ट बढ़ेगा, बुक घटेगी कॉस्ट घटेगा। तो मैं लिख सकता हूं B1/C1 इक्वल टू K इक्वल टू B2/C2, B2/C2। अब मेरे को निकालना है कितनी, 21 बुक की कॉस्ट क्या आएगी, तो 15 किताबों का कॉस्ट है। C1 कितना था 70, और B2 कितना है 21, और C2 निकालना है, तो C2 बिकम्स, यहाँ से निकलेगा C2 कितना, C2 इक्वल टू 21 इंटू 70/15, ये इसका उत्तर होगा। और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 14 जा 3 7 जा 21, 14 5 जा 70, 84, 98। तो कॉस्ट निकल के आएगी, दैट इज आपका जो निकल के आ रही है ये 98, 7 4 28, 7 7। ठीक है, ओके। अब कैलकुलेशन सही है, ये 14 5 जा 70, 5 3 जा, चलो ठीक है। अब मैं इसमें इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, सीधा सा है। 15 बुक की कॉस्ट है ₹70। ठीक है, एक बुक की कॉस्ट है ₹70/15, तो 21 बुक की कॉस्ट है ₹70 इंटू 21/15। ये एक तरीका था, और इसको फिर से सॉल्व करूँगा तो ये काटूँगा
3 7 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 5 4 जा 14 7 जा 98 रुपीज़। ये एक तरीका आया, अगेन 98 आया। एक और तरीका था जो मैंने आपसे बताया था, फ्रैक्शन मेथड। मेरे को बस कुछ नहीं करना है, एक लाइन में करना है। मेरे को इतना पता है, मेरे को 21 बुक की कॉस्ट चाहिए, जहाँ कहाँ पे वेरिएशन करना है, 70 रुपीज़ में ही चेंज करना है। अब 21 बुक और 15 बुक ऊपर नीचे कुछ अरेंज होंगे। अब सिंस 21 बुक की कॉस्ट बढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबें पहले कम थी तो 70 रुपये थे, 21 बुक की कॉस्ट बढ़नी चाहिए, तो मेरे को अरेंज करना है 15 और 21 को इस तरीके से कि वैल्यू बढ़ जाए। तो न्यूमरेटर मैं बड़ा लूँगा, तो मैं सीधे लिखूँगा 21 बुक अपॉन 15 बुक। ये आप यूनिट के साथ लिखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बुक से बुक कटेगा और ये फिर से निकालोगे तो अगेन आंसर आपका 98 आएगा। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन में इस तरह से आप कर सकते हैं, जो पसंद आ रहा हो कर लो। अब ये वाला इंटरेस्टिंग सवाल है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है लेकिन अच्छा सवाल भी है, एक लाइन में भी हम कर पाएंगे। समझते हैं। 30 मैन वर्किंग 7 आवर्स अ डे, देखिए 30 मैन 7 आवर्स काम करते हैं, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, 18 डेज में काम करते हैं। पहली कंडीशन ये दी हुई है, तो कितने दिन में एक्स मान लेते हैं। विल 21 मैन काम करेंगे, वर्किंग 8 आवर्स अ डे। ठीक, और मेरे को एक्स बोल रहा है कि क्या होगा। फ्रैक्शन मेथड लगाने की कोशिश करते हैं, और तो बाद में आप पाएंगे एक फॉर्मूला भी है, सीधा सीधा आप अप्लाई कर दोगे M1 D1 T1 E1 अपॉन W1, वो मैं बताऊंगा बाद में, वो भी एक है, बट इसको भी समझ लेते हैं, जो आपको याद आएगा वो कर लोगे। 1 बाय 1 हम लेना शुरू करेंगे। पहले हम खाली इसको लेते हैं। मेरे को पता है कि मेरा जो जवाब है वो दिन के फॉर्म में आएगा, 18 डेज। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी चीजें हैं जिसकी वैल्यू में वेरिएशन होना है उसे तो ऊपर लिख दो। तो x इज इक्वल टू 18 डेज, पहले तो मैं ये लिख दूंगा। अब इसके बाद मेरे को एक चीज पता है कि अगर ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको याद ही मत रखो, बस इतना ध्यान दो, ये है ही नहीं, हम छुपा लिए। ठीक है, 7 घंटे कर रहे थे तो 18 दिन में काम हो रहा था। ध्यान देना, हम 7 घंटे काम कर रहे थे तो 18 दिन में काम हो रहा था। अगर हम 8 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में काम होगा? कॉमन सेंस, तुम ज्यादा काम कर रहे हो तो काम कम दिन में होगा। तो यानी कि जो भी मुझे वैल्यू चाहिए वो इस हिसाब से चाहिए कि वैल्यू घटा दे, और मेरे को 7 और 8 को अरेंज करना है। तो 7/8 1 से बड़ा है या फिर 8/7 बड़ा है? ये बड़ा है, ये बढ़ा देगा, इसको मैं नहीं लूंगा। ये छोटा है, ये घटा देगा, इसलिए मैं लूंगा। तो इसमें सीधे 7/7 आवर्स अपॉन 8 आवर्स ले लूंगा। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि 7 घंटे काम कर रहे थे तो 18 दिन में काम करता, 8 घंटे काम करेंगे तो दिन घटेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो इसके चलते जो वेरिएशन होगा वो ये होगा इनटू। अब इसको भूल जाओ, फॉरगेट दिस, इस चीज को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इसको देखो, 30 आदमी थे, 18 दिन में काम कर रहे थे। 30 आदमी 18 दिन में काम कर रहे थे, तो 21 आदमी कै दिन में काम करेंगे? दिन बढ़ेगा कि घटेगा? कम आदमी हो गए तो दिन तो बढ़ गया। तो यानी कि किस फ्रैक्शन से मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए जो उसकी वैल्यू को बढ़ा दे, क्योंकि 30 आदमी कम दिन ले रहे हैं, 18 दिन ले रहे हैं, 21 आदमी ज्यादा दिन लेंगे। यानी कि जो फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन बढ़ाएगा? 30/21 बढ़ाएगा या फिर 21/30 बढ़ाएगा? ये घटाएगा, ये बढ़ाएगा। तो मैं लूंगा इंटू 30 मैन अपॉन 21 मैन। मैं मैन अभी इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये तो कटेगा, ये तो कटेगा ही। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 18 इंटू 7/8 इंटू 30 अपॉन 21। 7 3 जा, ये आ गया, 3 6 जा, ये कटा, 3 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 15 जा, 15 3 जा 45 अपॉन 2। ठीक है, और ये निकल के आया 22.5 डेज। सिंपल, 1 लाइन आंसर।
कुछ नहीं करना था, एक लाइन में ये सवाल हो गया। अगर आपने वेरिएशन समझ लिया तो ये एक लाइन का सवाल था, सोचो। और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है कि देखो जब भी बढ़ेगा दिन, जिस हिसाब से वैरी करा उस हिसाब से उस चीज को ले लेना है। इस पे और देखते हैं समझने के लिए। अगर 30 आदमी 30 men can do a piece of work in 24 days, in what time 15 men can do another piece of work which is 3 times the original? तो यानी कि वर्क यहां पे 1 था तो यहां पे 3 था, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे, यही तो कह रहा है। तो अब वेरिएशन क्या हो रहा है, यहां वेरी कर रहा है, यहां वेरी हो रहा है। तो जो भी मैं लूंगा x इज इक्वल टू 24 पहले लिख दूंगा। अब एक काम को करने में 24 दिन लगते हैं, तो 3 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, इसको भूल जाओ। तो मैं बोलूंगा भैया दिन बढ़ गए, क्योंकि एक काम 24 दिन में कर रहा हूं, तो 3 काम मैं ज्यादा दिन में करूंगा ना, तो मुझे एक ऐसा रेशियो चाहिए इनके बीच में जो इसकी वैल्यू को बढ़ा दे। तो 1/3 बढ़ाएगा या 3/1 बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है 3/1 बढ़ाएगा। तो मैं इसमें सीधे करूंगा इंटू 3/1, क्योंकि मेरे को बढ़ाना है, दिन बढ़ाने हैं। अब मैं इसको भूल जाऊंगा और मैं देखूंगा इसके साथ किस तरह से वैरी कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को पता है 30 आदमी कोई काम 24 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कै दिन में करेंगे, दिन बढ़ेगा कि घटेगा, दिन बढ़ेगा। कम आदमी ज्यादा दिन, इंटू 30/15 कर दूंगा मैं, सिंपल निकाल दूंगा, ये कट जाएगा। तो ये निकल के आएगा 24 गुणे 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14, 144 144। आप इसका उत्तर निकालेंगे तो ये 144 निकल के आएगा, ठीक है। कितने 15 दिन कितने दिन में ये काम कर लेंगे, 144 डेज में कर लेंगे, और ये डेज में आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। जितने एग्जाम्पल्स कई सारे एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा तो आप समझ जाओगे मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। वेरिएशन है ये, रेशियो बढ़ाना है घटाना है, और इस हिसाब से करना है कि चीजें कटती चली जाए, यूनिट्स कटते चले जाएं। 1 लाइन के क्वेश्चन हैं। इन अ फैमिली ऑफ इफ अ फैमिली ऑफ 9 persons, कितने लोग हैं, 9 persons हैं, कैन लिव ऑन रुपीज 18,000 रुपए पे ये लोग रह सकते हैं कितने दिन के लिए, 36 दिन के लिए लिखा हुआ है। हाउ लॉन्ग कैन ए फैमिली ऑफ 18 persons, 18 persons हैं, कैन लिव ऑन रुपीज 12,000, कितने दिन तक ये लोग रह सकते हैं, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्या बताया कि मेरे को उत्तर किस में चाहिए, कितने दिन तक रह सकते हैं, यानी डेज में चाहिए। तो डेज वाला पोर्शन मैं ऊपर कर दूंगा 36 डेज। अब मैं इसको भूल गया, केवल इसको देख रहा हूं। 18,000 रुपए में तुम 36 दिन भैया रह सकते हो जिंदा, तो 12,000 रुपए में क्या दिन रहोगे, ज्यादा रहोगे कि कम रहोगे, सोचिए। पैसा कम है तो कम दिन खर्चा चलेगा ना, तो हमें रेशियो घटाना है। रेशियो घटाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जहां पे जिसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। और लेस देन 1 कब होगी, जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो सीधा सा इसका मतलब ये हो जाएगा इंटू 12,000 अपॉन 18,000। ठीक, अब इसको भूल जाओ और इनको देखो। 9 आदमी हैं, ठीक है, 36 दिन तक है, खाना खा लेते हैं, जो भी खाना पीना है अपने पास या पैसा है अपने पास, एक्स पैसा है, तो 36 दिन तक रह लेते हो, तो 18 दिन कै दिन तक रह लेंगे उसी पैसे पे। तो 9 आदमी या 36 दिन तक खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो 18 दिन कै दिन तक खा लेंगे, कम दिन हो जाएंगे, दिन तो कम हो जाएंगे, क्योंकि 9 जो भी पैसा है 36 दिन चल जाता है, तो 18 लोगों के चलते वो पैसा जल्दी खत्म होगा। ठीक है, तो हमें कोई एक ऐसा रेशियो चाहिए जो उसको वैल्यू घटा दे। तो 9/18 सीधा ये करेंगे, इसको निकालेंगे, ये निकल के आएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 9 2 जा 2 6 जा 6 3 जा 3 12 जा, तो ये निकल के आएगा 12 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। इस तरीके के क्वेश्चन में बिल्कुल ना घबराएं। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो 1 लाइनर वाले होते हैं। अगर आप इस ट्रिक को समझ गए तो आप बिल्कुल आराम से करेंगे बिना किसी झंझट के। अगेन
ये वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है जहां हम यूज कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल घट रहा है। 100 कॉपीज हैं एक किताब की। एक किताब है जिसकी 1000 कॉपीज हैं, इसकी 14 सीट्स हैं। इसके लिए हमें 28 रीम ऑफ पेपर चाहिए। तो कितने पेपर रिक्वायर्ड होंगे 15,000 कॉपीज के लिए? इस तरीके से कि कॉपीज जो किताबें उसमें 18 सीट्स हैं, तो कितनी रीम ऑफ पेपर चाहिए, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो मैं फिर वही चीज अप्लाई करूंगा, x इज इक्वल टू 28 रीम्स। पहले तो मैं सीधे सबसे पहले इसको लिख दूंगा, उसके बाद मैं 1 बाई 1 देखना शुरू करूंगा। 14 सीट से 28 रीम बनती है, 18 सीट लेंगे तो रीम्स घट जाएंगी। इसको भूल जाइए, ये जो क्वांटिटी दी है उस टाइम पे इस क्वांटिटी को मन में मत रखना, बस इतना मन में रखना कि बस यही क्वांटिटी दी हुई है। 14 सीट वाली कॉपीज हम बनाते हैं तो हमारी 28 रीम लगती है, तो हम 18 सीट वाली कॉपी बनाएंगे तो हमारी जो नंबर ऑफ कॉपीज हैं वो तो जाहिर सी बात है घट जाएंगे ना। तो हम इससे क्या मल्टीप्लाई करना चाहेंगे? 28 के साथ हम एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना चाहेंगे जो कि इसकी वैल्यू को, वेट अ सेकेंड, 28 रीम है, ठीक है, 14 सीट्स बनती हैं। अब मैं चाहता हूं कि हमारी जो कॉपी बननी है वो 18 सीट्स वाली बने, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं कि 18 सीट्स वाली कॉपी बने। आई बिलीव थोड़ा सा मैं आपको देयर इज अ मिस्टेक। देखो 1000 कॉपीज है, 14 सीट वाली कॉपीज हैं, 28 रीम यूज हो रही है, इसको हम भूल जाते हैं, अभी हम केवल इसको लेते हैं। तो मेरे को एक चीज़ पता है कि 28 रीम में 14 सीट वाली कॉपीज हम बना रहे हैं। तो जब हम 18 सीट वाली कॉपीज बनानी है हमें, तो हमारी जो रीम की संख्या जो हमें यूज्ड होगी, क्योंकि हमें कॉपी तो उतनी बनानी है, वो मान के हम इसको वेरी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं लूँगा 18/14 इंटू, इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ और फिर यहाँ पे आता हूँ। अब मेरे को 28 रीम है, 1000 कॉपी, ठीक है। तो कितनी रीम्स 15,000 कॉपी के लिए यूज होंगी? ऑब्वियस ही बात है, वैल्यू बढ़ रही है, तो मैं करूँगा 15,000 अपॉन 1000, और जो भी ये वैल्यू आएगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 14 2 जा 8, और ये कटेगा, ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा 2 इंटू 18 इंटू 15, ये हो जाएगा 15 2 जा 18 इंटू 15 2 जा 30, 540। ठीक, अगला सवाल। इन अ गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड में एक पर्सन 108 टॉयज बनाता है, 108 टॉयज ये बनाता है, ठीक है। एक बंदा 108 टॉयज बनाता है, कितने पर्सन चाहिए? 48 टॉय। हमें 48 टॉय बनाने के लिए सेम पीरियड में कितने पर्सन चाहिए? सिंपल है, ठीक है। तो x इन अ गिवन पीरियड अ पर्सन कैन मेक 108 टॉय, हाउ मेनी persons आर नीडेड टू मेक 48 टॉयज इन द सेम पीरियड? ये अ पर्सन नहीं है, ये 9 पर्सन है, ठीक है। 9 पर्सन हैं जो 108 टॉयज बनाते हैं, ठीक है। कितने पर्सन चाहिए? 48 टॉयज को बनाने के लिए सेम पीरियड के लिए। तो सीधा सा x इज इक्वल टू 9 पर्सन्स, तो पहले मैं सबसे पहले ऐसे ही लिख दूंगा। अब मेरे को वैरी कराना है इसको, तो सीधी सी बात है 9 आदमी 108 टॉय बना लेते हैं, ठीक। तो मुझे 48 टॉय बनाने हैं, तो मेरा जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? सोच के देखिए, 9 आदमी टॉयज बना लेते हैं 108 टॉयज, तो 48 टॉय बनाने के लिए मेरे आदमी की वैल्यू घट जाएगी, यानी कि 48/108 ये कर देंगे, जो भी आएगा वो इसका उत्तर होगा। ये काटिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 12, 4 जा 14। तो 4 आदमी चाहिए आपको सेम टाइम में 48 टॉयज बनाने के लिए, सिंगल लाइन क्वेश्चन,
ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। तो इस तरह से अगर आप समझ गए ना रेशियो यूज करना तो आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। एक पैसा दिया हुआ है, सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन्स इन द रेशियो 3:5। ये अलग टाइप का सवाल है, इसमें कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। एक गिवन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन, 2 आदमियों में पैसा हमने बांट दिया 3:5 के रेशियो में। अगर एक पर्सन का शेयर 40 रुपये कम है दूसरे से तो सम फाइंड द सम। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अगर एक ही रेशियो दिया हुआ है तो मुझे दिख रहा है इनके बीच में डिफरेंस जो है वो 2 है, और इसी जो 2 है यही है एक्चुअली ₹40 के बराबर। तो इनके बीच का डिफरेंस निकालिए और बोल दीजिए 2 इज इक्विवेलेंट टू 40, इट मीन्स 1 इज इक्विवेलेंट टू 20। ये जैसे ही मैं बोलूँगा फिर उसके बाद अगर मेरे को सम निकालना है तो सम कितना है, 3 + 5 इज इक्वल टू 8, और 8 इज इक्वेलेंट टू इंटू 20, 8 इंटू 20 दैट इज 160। सीधा सा हो जाएगा, आंसर आपका निकल आएगा। सिंपल तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पे एक थ्योरम है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर इफ देर इज 2 डायमेंशनल फिगर, 2D फिगर दिया हुआ है, ठीक है, अगर 2D फिगर दिया हुआ है और करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं आर इन रेशियो A:B, अगर एक 2D फिगर दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग साइड्स A:B के रेशियो में है तो इनका जो एरिया होगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो होगा A²:B²। मतलब इट मीन्स जैसे सपोज कीजिए 2 स्क्वायर हैं, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ये 2 स्क्वायर हैं और आपको दिया हुआ है कि इसका जो 8 सेंटीमीटर इसका ये है और इसकी 16 सेंटीमीटर है। तो इनके एरिया रेशियो बताइए आप, इनके एरिया का, इसका A1 है और A2, इसका एरिया रेशियो पूछ दिया और साइड दिया हुआ है। तो आप सीधे बोलोगे A1/A2 इज इक्वल टू 8/16 का स्क्वायर, दैट इज 1/4। इसका एरिया 1:4 के रेशियो में वेरी करेगा। सिंपल यही कह रहा है, 2 डायमेंशनल फिगर मतलब जो प्लेन पे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिंपल। सेम चीज़ अगर 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर जहाँ पे वॉल्यूम, कोन एटसेट्रा वगैरह होता है, जैसे क्यूब हो गया मान लीजिए, तो अगर साइड दिया हुआ है A:B के रेशियो में 2 हैं, मान लीजिए कि एक क्यूब है और एक दूसरा बड़ा क्यूब है और इनके हमें साइड का रेशियो पता है, ये है A:B, तो इनके वॉल्यूम V1:V2 इज इक्वल टू A⁴:B⁴। सिंपल है, ठीक है, ये इस तरह से कर लेंगे, इनका रेशियो इस फॉर्म में होगा। और इनके और इसके बीच का एरिया के बीच में क्या रेशियो होगा, इट विल बी A²:B²। उसके से टेंशन मत लेना कि एक का एरिया होता है 6A², दूसरे का होगा 6 × A², तो वो कट जाएगा 6, इसलिए वही आएगा। ठीक है, ओके। कुछ सवाल और देख लेते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4, 2 नंबर के बीच का रेशियो 3:4 है। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 4, हर एक नंबर को इंक्रीज कर दिया 4 से, तो रेशियो बिकम 7:9। फाइंड द नंबर। ठीक है, तो देखो एक तो तरीका ये था कि मैं क्या करूँगा, 3x और 4x मान लूँगा। अब मेरे को बोला है 3x में 4 बढ़ा दिया और 4x में 4 बढ़ा दिया, तो जो रेशियो बन गया वो 7/9 हो गया। तो मेरे को नंबर निकालना है, तो मैं बोलूँगा 9 × 3 = 27x प्लस 9 × 4 = 36 इक्वल टू 7 × 4 = 28x प्लस 7 × 4 = 28। इसका मतलब आ गया x इज इक्वल टू 8, और उसके बाद फिर नंबर्स पूछा है तो मैं बोलूँगा 8 × 3 = 24 और 8 × 4 = 32। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ, हमेशा इनके बीच का डिफरेंस देखिए, जो इनके एंटीसीडेंट्स हैं और जो इनके कॉन्सिक्वेंट्स कह लीजिए, या फिर ये वाला जो टर्म है लेफ्ट साइड वाला, इसके बीच और इसके बीच का डिफरेंस देखिए। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनके और कुछ मैं ऐसा इसमें मैं छेड़छाड़ करूं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ जाए। तो मैं अगर इसमें इंटू 2 कर देता हूं दोनों से, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6:8 और 7:9, ये है। अब मैं देख रहा हूं इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 1 है। ठीक,
तो ऐसे में अगर मुझे ये दिख गया तो मैं इसकी जगह अब इस रेशियो का यूज करूँगा, और मेरे को दिख रहा है कि हर एक नंबर 1 से बढ़ाया हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट है, तो इट मीन्स 1 इज इक्विवेलेंट टू 4। इट मीन्स मेरे से अगर वो नंबर पूछेगा तो मैं नंबर वो बोलूँगा 6 4 जा 24 एंड 8 4 जा 32। अगर ऐसा सिचुएशन होता कि यहाँ पे ये डिफरेंस 2 आया होता तो मैं 2 इज इक्विवेलेंट टू 4 बोलता, 1 की वैल्यू बोल देता 2 है, तब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, बट ऐसा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कर लेंगे। ये ना समझ में आए तो इसको, तो ये तो सिद्ध मेथड है, ये कभी फेल नहीं करता, ठीक है। द स्टूडेंट इन 3 क्लासेज आर इन द रेशियो 2:3:5। 3 क्लासेज हैं जहाँ पे इन बच्चों का रेशियो 2:3:5 है। 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, ठीक है, क्लास छूट गया, हर एक क्लास में 20 बच्चे बढ़ा दिए जाते हैं, तो रेशियो जो हो जाता है वो हो जाता है 4:5:7। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 क्लास बिफोर द इंक्रीज। तो अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, इनके बीच का डिफरेंस है 2, इनके बीच का डिफरेंस है 2, इनके बीच का भी डिफरेंस है 2, ठीक है। तो मैं उस मेथड से जिसको मैंने आपको सिखाया उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 2 के इंक्रीमेंट के चलते इन रेशियो में मेरे टोटल बच्चे कितने बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं 20, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू हो गई 10, ठीक। इसका मतलब ये है कि पहले जो बच्चे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो थे 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10, बट मेरे को एक पता है कि 1 की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 10 की वैल्यू 10 × 10 के बराबर होगी, तो टोटल बच्चे हो जाएंगे 100। सिंपल है। नहीं समझ में आया हो तो आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, हम बच्चों को मान लेंगे 2x, 3x, 5x। हर एक क्लास में मान लो आपके बच्चे बढ़ा दिए गए, तो हम 2x + 20 अपॉन लाइक लेट्स से 3x + 20, पहले हम यही ले लेते हैं, इक्वल टू हमारा रेशियो हो जाएगा 4/5, ठीक है। 7 वाला छोड़ देते, अभी हम स्टार्टिंग के 2 ले लेते हैं, अब देखते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी 5 2 जा 10x + 100 इक्वल टू 4 3 जा 12x + 80 विच इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। तो अगेन निकालेंगे तो आ जाएगा, बट मेरे हिसाब से ये अप्लाई करना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, जल्दी हो जाएगा, आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। बस इतना सा है। एक और सवाल देख लेते हैं, बहुत आसान तरीका है। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। तो ए और बी की जो इनकम है वो है 3:2 के फॉर्म में, इनके एक्सपेंडिचर जो हैं वो है 5:3 के फॉर्म में। अगर हर एक बच्चा, हर एक आदमी 2000 रुपये बचाता है तो इनको दोनों की इनकम क्या है, तो मेरे को दिख रहा है इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है और 1 है, तो मैं वो वाला अभी अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर इसमें कोशिश करूँ कि कुछ ऐसा तिगड़म भिड़ाऊँ कि डिफरेंस बराबर हो जाए, तो मैं काम करता हूँ, इसमें × 2 कर देता हूँ, इसमें × 2 कर देता हूँ। इक्विवेलेंट रेशियो लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 6 और इसकी जगह लिख देता हूँ 4, लिख सकता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ 6 - 5 इज 1, 4 - 3 इज अगेन 1, डिफरेंस सेम आ गया। अब मेरा वो फंडा काम करेगा, तो इट मीन्स 6 - 5 इज 1 और 4 - 3 इज 1, तो मेरी जो सेविंग हो रही थी, सेविंग इज इक्विवेलेंट टू 1। अब ये दिख रहा है कि इनका सेविंग जो हो रही है इट इज इक्विवेलेंट टू 2000 रुपीज, तो 1 की वैल्यू है 2000 के बराबर। तो इनकम क्या है ए और बी की, तो अब देखो जब वो लोग हैं ना, तो ये जो चेंज्ड रेशियो है इक्विवेलेंट वाला ये लेना, 3:2 मत ले लेना, क्योंकि आपने चेंज करके इसका यूज किया है। तो आप बोलोगे इनकम है 6 × 2000 ए की, और दूसरे की इनकम है 4 × 2000, यानी कि एक की इनकम है 12000 और दूसरे की इनकम है 8000 रुपये, ठीक। ये इसका उत्तर होगा। नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सी बात है, इनकम और मान लेंगे भैया ए की इनकम है 3x और बी की इनकम है 2x, और एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए ए का एक्सपेंडिचर है आपका 5y और बी का एक्सपेंडिचर है 3y, और उसके बाद 3x - 5y = 2000, 2x - 3y = 2000, और फिर x और y की वैल्यू निकाल के पुट करके निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा। बट ये मेथड समझ गए
तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, 1 लाइन में आप क्वेश्चन निकालेंगे और परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आ रही हों और आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया वैल्यू एडिशन हो रहा हो, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारे टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उसमें सिखाते रहते हैं। सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द CSAT जर्नी। मैं आपके साथ आपका मेंटर नीलेश कुमार सिंह। थैंक यू वेरी मच।